हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान में हमारा जो चैप्टर है वो है पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिन टॉपिक्स में प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का थ्योरी, दाब, घनत्व, अणु सिद्धांत वगैरह बहुत सारे टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है पदार्थों के गुण। ओके, चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पदार्थों के गुण में सबसे पहला जो पदार्थों की प्रॉपर्टी है वो उसमें लेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है और प्रत्यास्थता किस वजह से उत्पन्न होती है, ये समझने के लिए हम सबसे पहले हमें विरूपक बल को समझना पड़ेगा। विरूपक बल वो बल है जैसे आप इसको नाम में भी दिख रहा है, विरूपक। रूप यानी आकार, आकृति, वी यानी उसको बिगाड़ना। वह बल जो किसी भी पदार्थ की आकृति को बिगाड़ता है, जो किसी भी पदार्थ की आकृति और आकार को बिगाड़ने का काम करता है। यानी वह बल जैसे इस बॉल पर है, इस बॉल का एक परफेक्ट शेप है, एक आकार है, एक आकृति है, लेकिन जब इसको मैं अपनी अंगुलियों से बल लगाऊंगा तो इसकी आकृति बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार विरूपक बल ये वही बल है जिसकी वजह से आकृति बिगड़ जाती है, किसी पदार्थ की आकृति बिगड़ जाती है। तो विरूपक बल वह बल जिसके कारण पदार्थ की आकृति या आकार बिगड़ जाती है। विरूपक बल को समझने से पहले प्रत्यास्थता को नहीं समझ सकते। प्रत्यास्थता को समझने के लिए विरूपक बल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विरूपक बल वही बल है जो प्रत्यास्थता उत्पन्न करता है, प्रत्यास्थता को प्रमोट करता है, उसको उत्पन्न करने का काम करता है। तो विरूपक बल कौन सा बल है? वह बल जिसको लगाने से पदार्थ की आकार या आकृति में बदलाव आ जाता है, या फिर आकार या आकृति बिगड़ जाती है, और पदार्थ की इन्हीं बिगड़ी हुई आकृति को बोलते हैं विकृति। पदार्थ की आकृति में जो बिगड़ाव आता है, जो बदलाव आता है, उसको बोलते हैं विकृति। जैसे कहने का मतलब, ये एक फुल शेप बॉल थी, इस बॉल का शेप यही था, इसका आकार एकदम गोल था, लेकिन इस व्यक्ति ने इसको अंगुली और अंगूठों से बल लगाकर चपटा कर दिया। अब इसकी आकृति बिगड़ गई, इसकी आकृति बिगड़ गई। अब इसने इन अंगुलियों और इस अंगूठे की वजह से जो बल लगाया, वो बल कौन सा है? विरूपक बल। क्योंकि इसी बल की वजह से इस बॉल की आकृति में बदलाव आया, इस बॉल की आकृति बिगड़ी। अब ये जो आकृति बिगड़ी है, इस बिगड़ी हुई आकृति को बोलते हैं विकृति। बिगड़ी आकृति, मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिगड़ी आकृति इक्वल टू विकृति। बिगड़ी आकृति इक्वल टू विकृति। बिगड़ी आकृति को क्या बोलते हैं? विकृति, राइट। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। ऐसी बॉल आपने देखी, बहुत स्पंज वाली बॉल होती है जिसे हम ऐसे दबाते रहते हैं। आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो वहाँ पे एक पीले कलर की, येलो कलर की बॉल होती है, इसमें एक स्माइल सा फोटो लगा होता है। उस बल को क्या करते हैं? आपको ऐसे रहते हैं और आप ऐसे सोते हुए उसको दबाते रहते हैं। क्यों? वो ब्लड पंप से रिलेटेड है, वो उससे संबंधित है। तो वो बॉल आप जैसे उसको दबाते हैं, उसकी आकृति बिगड़ जाती है, जैसे आप उसको छोड़ते हैं वापस अपनी शेप में आ जाता है। प्रत्यास्थता का उससे अच्छा उदाहरण सामान्य जीवन में आपने नहीं देखा होगा। ठीक है। अब विरूपक बल, जिस बाह्य बल के कारण वस्तु की आकार व आकृति बदल जाते हैं। जिस बाह्य बल के कारण वस्तु की आकार और आकृति बदल जाते हैं। मैंने यही बोला
कि अगर बाहर से कोई बल लगाएंगे और वस्तु के आकार या आकृति में बदलाव आ जाएगा, वो उसकी आकृति परिवर्तित हो जाएगी, उसका आकार बिगड़ जाएगा। वो कौन सा बल है? विरूपक बल। ठीक है। अब विरूपक बल के कारण प्रत्यास्थता उत्पन्न होती है। कैसे होती है? कि जब विरूपक बल को लगाएंगे, प्रत्यास्थता आखिर क्या है? विरूपक बल को लगाने से जो आकार व आकृति में बदलाव आता है, विरूपक बल को हटाने से वापस वही आकृति पदार्थ प्राप्त कर लेता है। प्रत्यास्थता का मतलब है कि आकार के बदलने के बाद उस पदार्थ का वापस अपनी पूर्वावस्था में आना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लड़कों में ही। हम लड़के ऐसे रोड पे खड़े होते हैं, कोई जा रहा होता है तो अपन ऐसे देखते हैं, और फिर जैसे ही उसने अपनी तरफ देखा वापस अपनी पूर्वावस्था में। हमारा मुंह पहले ऐसे था, फिर हम धीरे धीरे ऐसे किए, और जैसे हमें किसी ने देखा वापस ऐसे, ये बदलाव आ गया और वापस अपनी पूर्वावस्था में। ठीक है। अपन नहीं करते, मुंह ऐसे करते हैं ना, तो मुंह इधर गया, वापस से अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसे किया मुंह और वापस अपने पूर्वावस्था में। ये दैनिक जीवन में एग्जाम्पल प्रत्यास्थता के भरे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने वो बॉल अभी ब्लड डोनेशन कैंप में जो एक बॉल देते हैं, ब्लड अच्छे से पंप करे उसके लिए, वो पीले कलर की बॉल, वो आप ऐसे दबाते हैं, उसकी आकृति बिगड़ जाती है। जब आप उसको वापस छोड़ते हैं तो वापस वो गोल हो जाती है। वही तो प्रत्यास्थता है। और क्या प्रत्यास्थता है? वही प्रत्यास्थता है। आपने जब विरूपक बल लगाया तब उसकी आकृति बिगड़ गई, जब आपने विरूपक बल को हटाया वापस वो अपनी पुरानी शेप में, पुरानी आकृति में आ गया, जो उसकी वास्तविक आकृति है। ठीक है। विरूपक बल को आपने समझ लिया कि कौन सा बल? वह बाह्य बल जो किसी पदार्थ की आकृति में बदलाव कर देता है, उसकी आकृति बिगाड़ देता है। अब प्रत्यास्थता को समझिए। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के कारण उत्पन्न आकार व आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, बल हटाते ही पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। क्या करती है? पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। और यही जो लाइन है, यही प्रत्यास्थता है। बल हटाते ही पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेना, यही क्या है? प्रत्यास्थता। विरूपक बल को हटाते ही पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में, पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। आपने बॉल को स्पंज किया, बॉल पे जोर लगाया, वो जोर कौन सा था? विरूपक बल। और आपने जैसे ही वो जोर हटाया, उस विरूपक बल को हटाया, वो बॉल वापस गोल हो गई। वो गोल होने का गुण कौन सा है? प्रत्यास्थता। आपके रबर होता था, आपके पास रबर बचपन में, अपने बैग के ऊपर रबर, शॉर्पनर, ये सारे उसमें ऊपर वाले जेब में डाल के लेके जाते थे। आप उसके खेलते थे, इतना बड़ा रबर तो उसको किनारे से दबाते थे तो वो दब जाता था, और वापस छोड़ते थे तो वापस पुरानी अवस्था में आ जाता था। ये क्या है? प्रत्यास्थता। ठीक है। विरूपक बल और प्रत्यास्थता दोनों को समझ गए। विरूपक बल, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विरूपक बल वह बाह्य बल, बाहर से लगाया जाने वाला वह बल जिसके कारण पदार्थ अपनी आकार व आकृति में बदलाव प्रदर्शित करता है, उसके अंदर बदलाव आता है। और प्रत्यास्थता उस बल को वापस हटाने पर पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था, पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। ठीक है। और पदार्थ का ये वापस आने का गुण, पूर्वावस्था में वापस आने का गुण, यही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। राइट। एक बार फिर से लाइन पढ़ लो। वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के कारण उत्पन्न आकार व आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर उसमें ये प्रवृत्ति है कि वो वापस आना चाहेगी तो विरूपक बल का विरोध ही तो करेगी। इसीलिए तो विरूपक बल जैसे ही हटाया वापस से अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लिया। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये देख लो, डायग्राम समझना हो तो। इस बॉल पर बल लगाया, इस बॉल ने आकृति में बदलाव प्रदर्शित किया। ये क्या है? विरूपक बल के कारण बदलाव आया। और इस बल को वापस जैसे ही इसने हटाया, इसने वापस उंगलियों को ऊपर, अंगूठे को पर से बल हटाया, वापस ये इसी आकृति में आ गई, इसी आकार में आ गई। और वापस इसी आकार में आना, यही क्या है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक चीज़ें, इलास्टिक चीज़ें। ठीक है। बहुत सारी आती है। आप बाज़ार में जाते हो, कोई भी कपड़ा लेते हो, कपड़े को ऐसे करते हो, जैसे ये कपड़ा लिया, कपड़े लिया और ऐसे किया, ऐसे ऐसे,
तो उसमें वो जो रबर होता है वो पहले तो आपने बल लगाया तो फैला, और जैसे ही बल छोड़ा वापस वो सिकुड़ गया। वो और अपन इंग्लिश वर्ड भी बोलते हैं वाह कि ये कपड़ा तो इलास्टिक है। तो इलास्टिक का मतलब क्या है? प्रत्यास्थ है। इसका मतलब वापस से बल छोड़ेंगे तो वापस वो अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा। ठीक है, विरूपक बल और प्रत्यास्थ समझ आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, टेंशन। कौन सा टेंशन? सरफेस पर लगने वाला टेंशन। सरफेस, किसी द्रव की सतह पर लगने वाला टेंशन। पृष्ठ तनाव किसी ठोस की सतह पर नहीं लगता है सामान्यतः। किस पे लगता है पृष्ठ तनाव? द्रव। ये मुख्यतः द्रवों में पाया जाता है। ये मुख्यतः द्रवों में पाया जाता है। द्रवों में पाया जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब देखिए, द्रव की सतह, द्रव की सतह, मैं अलग से बना देता हूं। द्रव की सतह, ये द्रव है, इसकी सतह, ठीक है, ये द्रव है और ये द्रव की सरफेस है। और जो ये रेड कलर में है ये जल के अणु हैं। ऐसे अणु यहाँ बहुत सारे होंगे, ये सारे अणु हैं, पर सब जगह में अब शो करने से अच्छा है कि कुछ कुछ जगह शो कर दो, आप समझ जाएंगे कि ये जल के अणु हैं। सतह पर ज़्यादा इसलिए बना है क्योंकि पृष्ठ तनाव है वो एक सतही परिघटना है। सतही परिघटना मतलब वाटर के सरफेस पर होने वाली परिघटना है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एक मोटा मोटा कारण है ससंजक बल। किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के बल होते हैं। बल हमारी प्रकृति में बहुत सारे हैं। एक बल होता है आसंजक बल, एक होता है ससंजक बल। बोले सर फर्क क्या है? बता रहा हूं। फर्क है इन दोनों में, देखिए संजक संजक कॉमन है। आसंजक, आ का मतलब है असमान, अ से याद रखिए असमान, स से याद रखिए समान, क्योंकि संजक तो दोनों में कॉमन है। आसंजक से याद रखिए असमान, ससंजक से याद रखिए समान। असमान और समान क्या? तो असमान अणुओं के बीच, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल, और ये समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। क्या समझे? आसंजक, आसंजक का आ, असमान का अ, आसंजक के अ से मतलब है असमान अणुओं के मध्य, ससंजक के स से मतलब है समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। राइट। अब देखिए यहां पे सब पानी है, ये पूरा पानी है। ठीक है, तो पानी, इसमें जितना भी पानी है उसमें सारे पानी में जो अणु है, पानी के, जल के जो अणु हैं वो सब समान है। सिर्फ जल के अणु आपस में सब समान है। और इस गिलास का जो पदार्थ है उसके अणु अपने आप में समान है, लेकिन गिलास के अणु और पानी के अणु दोनों असमान है। गिलास के अणु और पानी के अणु आपस में असमान है। तो गिलास, ये वाला गिलास और पानी के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? आसंजक। गिलास के अणु और पानी के अणु के मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? आसंजक। क्यों? क्योंकि गिलास के अणु और जल के अणु असमान अणु हैं।
राइट। और सिर्फ पानी के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो ससंजक बल, क्योंकि पानी के अणु आपस में सब समान है। और सिर्फ गिलास के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, केवल गिलास के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक, क्योंकि गिलास के अंदर भी तो सारे एक समान अणु हैं, तो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक। अब देखिए फिलहाल हमारे काम का सिर्फ ये है ससंजक बल, क्योंकि पृष्ठ तनाव पानी में होता है, ठोस में नहीं, और ना ठोस और पानी के बीच में। ससंजक बल क्या करता है, ससंजक बल पानी के अणुओं को बांध के रखता है, बल है, अट्रैक्ट करके रखता है एक दूसरे को, एक दूसरे से यूनिटी बना के रखता है। यूनिटी का मतलब है कि जल के जितने भी अणु हैं उन सबको बांध के रखता है। बांध के कैसे रखता है, एग्जाम्पल भी आगे मैं बताऊंगा कि पृष्ठ तनाव के क्या क्या एग्जाम्पल है। आपको दैनिक जीवन में आप कौन से एग्जाम्पल रोजाना देखते हैं, तो क्या, ये देखिए ये जल का अणु, ये जल के अणु ससंजक बल के कारण जो अपना क्षेत्रफल है वो एकदम न्यूनतम रखने की ट्राई करते हैं, एकदम न्यूनतम। ये जल का एक अणु है, ये अंदर ही अंदर अपने आप को सिकुड़ा जा रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप को इकट्ठा करता जा रहा है। जैसे ये है और एक अणु ये है, तो ये अणु इसकी ओर आकर्षित हो रहा है और ये अणु इसकी ओर, ये दोनों ससंजक बल के कारण पास पास रहने की ट्राई करते हैं, एकदम पास पास रहने की ट्राई करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने की ट्राई करते हैं, राइट। तो पृष्ठ तनाव क्या, कि पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करता है। यही बोला है कि पृष्ठ तनाव का मतलब है कि एक ऐसा बल, एक ऐसा टेंशन, ऐसा तनाव जो उस पानी की सरफेस को एक साथ बांध के रखने का प्रयास करता है। और जब एक साथ बांध के रखने का प्रयास करेगा तो वो क्षेत्रफल को भी न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा, क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा। तो यही है, पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करता है। दूसरा है, यही प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है। द्रव की यही प्रकृति पृष्ठ तनाव कहलाती है। और हमने पढ़ा इसका कारण क्या है, ससंजक बल। क्या कारण है, ससंजक बल, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल, राइट। इसी ससंजक बल के कारण जो द्रव के अणु हैं, जो द्रव के पार्टिकल हैं, उसके जो कण हैं वो आपस में सिकुड़े रहते हैं और इस सिकुड़ने की वजह से उनका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बल बटा लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसको आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जब भी एकांक वर्ड आता है और एकांक वर्ड के साथ जो भी शब्द जुड़ता है इसका मतलब ही को बटा के नीचे ही आएगा। जैसे चाल, स्पीड की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी। अब एकांक के साथ क्या वर्ड लगा, समय, एकांक के साथ समय वर्ड लगा तो दूरी तो आ गया ऊपर, एकांक के साथ क्या वर्ड लगा, समय, तो समय बटा में आएगा नीचे। और यही फॉर्मूला होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय, राइट। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव का मतलब एक ऐसा बल, एक ऐसा तनाव जिसकी वजह से द्रव की सतह के अणु अपने आप को सिकोड़ के रखते हैं और एक न्यूनतम क्षेत्रफल रखने का प्रयास करते हैं। द्रव के अणुओं की यही प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है और इस पृष्ठ तनाव का कारण मुख्यतः ससंजक बल है। ससंजक बल का मतलब उन्हीं जल के अणुओं के मध्य लगने वाला एक आकर्षण फोर्स, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब मैंने बोला था कि डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल, डेली लाइफ में आपने बहुत देखा होगा, आप जब नहा के आते हैं, लड़कों में वैसे कम दिखता है ये, क्योंकि लड़कों के बाल छोटे छोटे होते हैं,
जब औरतें या महिलाएं घर पे, बहन को देखो, जब वो नहा के आते हैं ना, तब वो एकदम बाल उनके एकदम सिकुड़े होते हैं, एकदम इकट्ठे हो रखे होते हैं, एकदम इकट्ठे, क्योंकि वो पानी के अणु सिकुड़ जाते हैं। पानी के अणु आपस में ससंजक बल के कारण वे सारे पानी के अणु सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। और जब पानी के अणु, जल के अणु सिकुड़ने का प्रयास करेंगे तो उन जिस पर वो लगे हैं, किस पर लगे, बालों पर, और बालों पर जब वो जल के अणु सिकुड़ने का प्रयास करेंगे तो बालों को भी सिकुड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए वो एक गमछा लेके वो ऐसे ऐसे झटक झटक करके पानी उड़ाती है और वो पानी सुखाती हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके बाल लहराते हैं, घने दिखते हैं, लेकिन जब नहा के आते हैं तो एकदम छोटे से, बहुत कम से। तीसरा टॉपिक है केशिकात्व। केशिकात्व को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरिटी। केशिकात्व से पहले केशिका नली और केश नली का जानना जरूरी है, क्योंकि केशिकात्व किस में प्रदर्शित होगा, केश नली में। और जब हमें यही पता नहीं है कि केश नली क्या होती है, तब केशिकात्व जानना व्यर्थ है। केशिका नली, केश नली क्या होती है? एक ऐसी ट्यूब, एक ऐसी नली, बहुत पतली सी नली, जिसकी ओपनिंग, जिसका जो मुंह खुलता है ना, वो सुई की नोक के बराबर उसकी ओपनिंग हो, सुई की नोक के बराबर उसकी ओपनिंग हो। ऐसी नली जिसका मुख बहुत सूक्ष्म खुलता हो, बहुत सूक्ष्म ओपनिंग हो जिस नली की, जिसका मुख बहुत सूक्ष्म रूप से हो। जैसे ये नली देखो, ये नली जितनी बड़ी दिख रही है ना, उतना इसका माउथ नहीं है, उसका उतना माउथ नहीं है। इसका जो मुख खुलता है वो बहुत सुई की नोक के बराबर ओपनिंग होती है, बहुत छोटी सी। ये क्या है? केश नली। केश नली ये भी है। केश नली हमारे बॉडी में भी पाई जाती है। बॉडी में कैसे? जैसे बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स हमारे बॉडी की सरफेस पर जिससे होकर पसीना निकलता है। पसीना जिससे होकर निकलता है, बहुत माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो हमें आंखों से भी नहीं दिखती, इतनी सूक्ष्म होती है, जिनकी ओपनिंग सुई के नोक से तो क्या बहुत ही सूक्ष्म होती है। जैसे हमारे कपड़े हैं, इसमें भी केश नलियाँ हैं, क्योंकि हमें इसमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पानी छिड़कें तो ये पूरा यहाँ तक फैल जाता है। किसकी वजह से? बहुत सारी छोटी छोटी इसमें केश नलियाँ पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी, जो हमें आंखों से भी नहीं दिखती है, बहुत छोटी छोटी। अगर यहाँ पे पानी डालेंगे ना ऐसे, तो यहाँ से पूरा पानी ऐसे भीग जाएगा। किस वजह से भीगता है वो? केश नलियाँ, बहुत सारी केश नलियाँ हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है केश नलियों के। केश नली, ये समझ आ गया, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म नलिका। जिसका द्वार बोलो या बोलो ओपनिंग, ओपनिंग सुई की नोक के बराबर हो, सुई की नोक बराबर हो। क्या? अत्यंत सूक्ष्म नलिका, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म नलिका। अत्यंत सूक्ष्म नलिका जिसकी द्वार या फिर जिसका ओपनिंग सुई की नोक के बराबर हो, क्या कहलाती है? केश नली। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम केशिकात्व। केश नली पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं केशिकात्व। जब इस केश नली को किसी द्रव के अंदर डुबोया जाता है, किसी द्रव के अंदर रखा जाता है, तो यहाँ तो इससे पानी बहुत ऊपर चढ़ता है, या फिर इसमें जो पानी होता है वो उसका लेवल नीचे आ जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब इस केश नली को देखिए, ये एक पात्र है, इसमें
जल है। ये बहुत पतली सी एक केशिका नली तो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी सी है। जैसे ये देखो, ओपनिंग बहुत छोटी सी है। तो अगर इसको द्रव में डुबाएंगे तो यहां से द्रव यहां तो ऊपर चढ़ेगा और यहां फिर इससे नीचे लेवल रहेगा। तो कहने का मतलब है कि केशिकात्व किसे कहते हैं कि केश नली में जल के स्तर का ऊपर उठना या नीचे गिरना, क्या कहलाता है? केशिकात्व। केश नली में जल के स्तर का ऊपर उठना या जल के स्तर का नीचे गिरना, ठीक है, क्या कहलाता है? केशिकात्व। किसी भी केश नली को जब द्रव में डुबाएंगे, जब द्रव में रखेंगे, तो या तो जल उसमें ऊपर उठेगा या जल में उसका स्तर नीचे रहेगा। और इस ऊपर उठने या नीचे गिरने के स्तर को, जब जल का स्तर ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, तब उसको क्या बोलेंगे? केशिकात्व। राइट। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़े, द्रवों का प्रवाह। अगला टॉपिक है हमारा द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह, जब भी किसी पात्र में से जल बाहर निकाला जाता है, जब बाहर हमने गिरा दिया अगर जल, सपोज करो, इमेजिन करो, ये मानो कि हमने किसी पात्र से जल बाहर गिरा दिया। अब उस द्रव का प्रवाह, जल भी एक द्रव है, तो उस जल का प्रवाह किस तरफ होगा? ये कहलाता है द्रवों का प्रवाह। अब देखिए, जल का प्रवाह हमेशा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होता है। इसका क्या मतलब है? जल का प्रवाह उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होता है। उच्च जल सांद्रता मतलब जहां पर जल की मात्रा ज्यादा है, वहां से जहां पर जल की मात्रा कम है उस ओर जाएगा। जैसे नदियां, अगर कहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब भरा पड़ा है और वहां से अगर जाने का मार्ग कहीं पर है और कहीं और पानी है ही नहीं, और दोनों के बीच में मार्ग क्लियर है कि एक तालाब से उस खाली जगह में पानी जा सकता है, तो पानी कभी भी तालाब में वेट नहीं करेगा। वो अपनी उच्च सांद्रता मतलब तालाब में जो बहुत सारा पानी पड़ा है वो खाली जगह यानी निम्न जल सांद्रता की ओर प्रस्थान कर देगा। तो किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करेगा, नेचुरल प्रकृति है, वो किसी के वेट नहीं करेगा। जहां भी उसको दिखेगा कि यहाँ पर पानी नहीं है, वो वहां पर जाने की कोशिश में हमेशा लगा रहेगा। ठीक है। बांध देखो, बांध में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन जैसे ही उसके गेट खोल दिए जाते हैं, बांध में बहुत सारा पानी है और गेट के जस्ट बाहर बिल्कुल पानी नहीं है, तो जैसे ही गेट खोलेंगे वो अपनी उच्च सांद्रता से फटाक से गेट से होकर निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है। और नदियां भी इसी लो पर काम करती है, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। राइट। आगे बढ़े, द्रवों का प्रवाह उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर। जहां पे पानी अधिक होगा वहां से प्रवाहित होगा किस ओर? जहां पे पानी नहीं होगा, जहां पर पानी कम होगा। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार टॉपिक है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन का मतलब है ऊपर उठाना। उत्प्लावन का सीधा सा मतलब है ऊपर उठाना। वह बल जो आपको ऊपर उठाए
वो कौन सा बल है? उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? आपको नीचे खींच के रखता है, पृथ्वी की ओर नीचे खींच के रखता है, जकड़ के रखता है, आप कहीं भी दूर भाग ना पाए। लेकिन उत्प्लावन बल क्या है? बड़ा ही परोपकारी बल है। क्या करता है ये? हम ऊपर उठाने का काम करता है। कैसे ऊपर उठाने का काम करता है? जैसे देखिए, ये पानी है, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में ये पानी भरा पड़ा है, ये जल का कोई पात्र है, इसमें पानी भरा पड़ा है। मैंने ऊपर से कोई लकड़ी का टुकड़ा इसके अंदर डुबो दिया। ये देखिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो इसके अंदर मैंने डुबो दिया। अब जब इस लकड़ी के टुकड़े को मैंने इस पानी में डाला, तो इस लकड़ी के टुकड़े पर एक नीचे से कोई एक बल है, कोई अनजान सा बल है, मुझे नहीं पता कौन सा बल है, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े को मैंने पाया कि इस लकड़ी के टुकड़े को नीचे से कोई और ऊपर पुश कर रहा है, पानी के अंदर से कोई बल दे रहा है, पानी के अंदर से कोई ऊपर की ओर बल लगा रहा है, जिसकी वजह से टुकड़ा डूब नहीं रहा। ठीक है, ये तो नीचे की ओर बल लगा। कहीं भी जाओ, कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच के ही रहेगी। चाहे आप इस टुकड़े को पानी में डालो, चाहे कहीं भी डालो, घी में डालो, दही में डालो, लेकिन इस टुकड़े पर जो पृथ्वी बल लगा रही है, mg बल से नीचे खींच रही है, वो तो खींचेगी ही। अब ये इसके वजन के कारण पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन एक नीचे से पानी के अंदर से एक बल लग रहा है जो इस लकड़ी के टुकड़े को ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। ये बल है ये वाला, ये बल यहां से नीचे की ओर से एक बल लग रहा है। इस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। इस तरफ लिखा है बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स को हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। हमारी प्रकृति बहुत अजीब है, हजारों प्रकार के बल दे रखे हैं उसने, कहीं पे कोई बल, कहीं पे फलाना बल। यहाँ पे कौन सा है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या करता है? जब भी कोई वस्तु जल में प्रवेश करती है, जल के ऊपर रखी जाती है, तो जल के अंदर से एक बल उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है, जिससे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आइए स्टेटमेंट पर। किसी जल या किसी द्रव में, मैंने क्या कहा? जल में डुबो, घी में डुबो, दही में, किसी भी द्रव में डुबो, कोई द्रव होना चाहिए। किसी भी द्रव में, जल या किसी भी द्रव में वस्तु को डुबोने पर एक बल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। कोई भी किसी भी द्रव में आप कोई वस्तु डुबोएंगे, आप उस पर रखेंगे, तो उस द्रव के अंदर से एक बल ऊपर की ओर काम करता है, जो उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा है। जैसे मैंने ये पेन पानी में डाली, ये जैसे यहाँ पर पूरा जल है, जैसे मैंने पेन पानी में डाली, अंदर से एक बल इसको ऊपर की ओर धक्का देगा, एक ऊपर की ओर पुश करेगा। वो क्या है? उत्प्लावन बल। वो बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। राइट, समझ आ गया? ये पानी के अंदर से एक बल ऊपर की ओर लगता है, जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मतलब ये होता है कि ऊपर उठाना। यहाँ पे ये बल इस टुकड़े को ऊपर की ओर उठा रहा है, उत्प्लावन बल। राइट, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। किसी भी टुकड़े को आप पानी में डुबो, उस पर वो हल्का सा तैरता है, और जब भी वो पहले तो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा, तो उसने नीचे से एक उत्प्लावन बल काम किया, एक उत्प्लावन बल ने कार्य किया, जिसने उस टुकड़े को ऊपर की ओर धकेला। राइट, आगे बढ़े। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सा एक थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आरआरबी का हो, एसएससी जीडी का हो, किसी भी एग्जाम में हो। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। आर्किमिडीज सिद्धांत के पीछे एक कहानी सी है कि कहानी यह है कि एक व्यक्ति, गर्मी में एक व्यक्ति सफ़र कर रहा था, अपने घर आ रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो उसने सोचा कि मैं घर जाकर सीधा नहाऊंगा, घर जाकर सीधा बाथटब में घुसूंगा, जाते ही बाथटब में घुसूंगा ताकि गर्मी थोड़ी कम हो जाए, गर्मी थोड़ी कम हो जाए। बहुत जल रहा था वो व्यक्ति। जब वो व्यक्ति घर पे आया, अपने बाथटब में, सीधा अपने बाथटब में गया। बाथटब में जाते ही बाथटब में लेट गया, आराम से लेट गया। बाथटब पूरा भरा था, जैसे ही वो लेटा, थोड़ा पानी बाथटब के बाहर गिर गया। जब वो लेट रहा था, जब वो आराम से सुकून की
सांस ले रहा था कि अब गर्मी नहीं है, तब उसने महसूस किया, क्या महसूस किया कि उसका वजन कम हो गया है, वजन थोड़ा सा कम हो गया है, उसका वजन, उसके वजन में कमी आ गई है। उसने सोचा कि वजन में कमी कैसे आई, तो उसने अपने दिमाग में एक बात ये सोची कि उसको लगा कि पानी के अंदर से कोई उसको धक्का दे रहा है, पानी के अंदर से कोई उसको धक्का दे रहा है। उस व्यक्ति ने आँव देखा न ताँव, कुछ नहीं देखा, सीधा जैसे उसको पता लगा कि पानी के अंदर से कोई धक्का दे रहा है, वो बाथ टब से उठा और सीधे ही भागता चला गया। उसने ये भी भूल गया कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, ठीक है, उसने कोई कपड़े नहीं पहने, सब भूल गया। यूरेका यूरेका करते हुए चिल्लाते चला गया। यूरेका वहाँ की एक भाषा थी जिसका मतलब था कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मुझे क्या मिल गया? मुझे इस प्रश्न का आंसर मिल गया कि मेरे भार में, वजन में कमी क्यों आई, किस वजह से आई। वो और कोई नहीं था, वो था आर्किमिडीज। वो व्यक्ति जो गर्मी से झुलस रहा था, जो जाते ही बाथ टब में लेट गया, वो आदमी था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वही व्यक्ति था जिसने ये सिद्धांत दिया कि हम जब पानी में लेटते हैं तो हमारे भार में कमी क्यों आती है, जब भी कोई वस्तु द्रव में रखी जाती है उसके भार में कमी क्यों आती है। इसके बाद उसने एक प्रयोग किया। प्रयोग ये था कि उसने 2 बीकर लिए, एक बड़ा बीकर लिया और बीकर के यहां पर एक ओपनिंग रखी। बीकर के यहां पर एक ओपनिंग रखी और ओपनिंग के इधर कोई पात्र रखा कि इस ओपनिंग से अगर जल बाहर गया तो इसमें भरा जाएगा। और इसके नीचे इसने रखा तुला, जो वजन मापता है ना, जो भी यहां पे रीडिंग होगी वो। इसके अंदर इसने एक और पात्र लिया और ये एकदम फुल भर दिया। इतना फुल भरा कि यहां से अगर अब कुछ भी अंदर डाले जाएंगे, एक बूंद भी और डाली जाएगी तो बाहर गिरेगी। इतना इसको भर दिया कि एक बूंद भी अगर डाली जाएगी तो कहां गिरेगी? इस पात्र के बाहर। और अगर इस पात्र से बाहर गिरेगी तो कहां आएगी? इस पात्र में। ठीक है, इसीलिए इसने 2 बीकर लिए कि जो बाहर जल कितना गिर रहा है यही मापने के लिए इसने 2 बीकर लिए। अब इसने क्या किया, एक 5 किलो का, यहां पे कोई रीडिंग वाला था, रीडिंग वाला जो तुला लगाते हैं, उससे मापकर 5 किलो का कोई पिंड इसमें रखा। 5 किलो का पिंड इसमें रखा। पानी में उस पिंड के प्रवेश से पहले उसका वजन 5 किलो था, 5 किलोग्राम था। लेकिन जैसे ही उसने पानी में एंटर किया, वजन धीरे धीरे करते कम हो गया। 5 किलो से वजन आ गया 3 किलो पर। यहाँ 5 किलो था पहले जब ये पिंड पानी से ऊपर था। जैसे ही इस पानी में ये पिंड एंटर किया, धीरे धीरे 5 किलोग्राम के ऊपर जो सुई थी धीरे धीरे कम होते होते 3 पे चली गई और यहाँ से पानी बाहर आने लग गया। यहाँ से पानी बाहर आने लग गया और जो भी पानी बाहर आया वो इसमें भर गया। समझ आ रहा है? इसने 2 बीकर लिए, एक बड़ा बीकर इसीलिए लिया था कि जो भी पानी बाहर गिरेगा उसको ये इस बीकर में, इस पात्र में इकट्ठा कर ले और नाप सके कि कितना पानी बाहर गिरा है। जैसे ही इसने ये जो पिंड था इसमें डुबोया, पानी बाहर गिर गया और ये नाप लिया कि पानी कितना गिरा है। जब इसने ये पिंड लिया तब ये 5 किलोग्राम का था, लेकिन जैसे इसने पानी में रखा, 5 किलो में जो था वो अब रीडिंग बता रहा है 3 किलो कि ये पिंड कितना है? सिर्फ 3 किलो। तो आर्किमिडीज को पता चला कि ये बाहर में कमी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो जितना पानी इस पात्र से बाहर निकला था वो देखकर चौंक गया कि ये भी 2 किलो था, ये भी 2 किलोग्राम था। जितनी बाहर में कमी आई उतना ही ये पानी बाहर गिरा।
कितनी अजीब बात है, जितनी वेट में कमी आई, जितना भार में कमी आई, उतना ही पानी बाहर गिरा। तो इसने क्या बोला, इसने एक लाइन बोली कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है। वास्तव में कोई कमी नहीं होती, पिंड तो अब भी 5 किलो का है, लेकिन जब उसको नापा जाएगा तो वो पिंड का वजन कम बताएगा, कम शो करेगा। इसको इसलिए लिखा है आभासी कमी। मतलब उस टाइम जब हम वेट मापेंगे तब जो वेट होगा उसको लिखा है आभासी कमी। कहने का मतलब है, उसने लाइन बोली कि जब भी किसी वस्तु को, जब भी किसी पिंड को किसी द्रव में या तो पूरा डुबो दे या थोड़ा डुबो दे, उसके भार में एक कमी आती है, उसके भार में एक कमी आती है। और ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, क्या लाइन थी, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, इस वस्तु ने इस द्रव को हटाया और ये सारा जो द्रव था ये इसके अंदर इकट्ठा हुआ और इसके बराबर हुई। कमी कितनी हुई, यहाँ पर कमी हुई 2 किलो, और 2 किलो ही वस्तु द्वारा हटाया गया भार था। क्या कहना चाह रहा हूं, और आर्किमिडीज क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, जब भी कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में एक कमी महसूस होती है, उसके भार में एक आभासी कमी होती है। और यही आभासी कमी इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार है उसके बराबर होती है। अगर वस्तु का भार 2 किलो कम हुआ है, इसका मतलब है कि उस वस्तु ने 2 किलोग्राम जल को पात्र से बाहर कर दिया। अगर ये पात्र फुली भरा हुआ था, एक बूंद भी डालने से अगर बूंद बाहर गिरती, इसका मतलब है कि इस पिंड में जितना भार कम हुआ है उतना ही जल इस पिंड ने बाहर की ओर ढोल दिया, बाहर की ओर गिरा दिया, और जितना जल गिरा है वो उतना ही था जितनी भार में कमी हुई है। समझ आया दोस्तों? आर्किमिडीज यही कहना चाहता था कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, उसके भार में एक आभासी कमी आती है, और यही आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उस वस्तु ने जितना द्रव हटाया, जितना द्रव बाहर फेंक दिया, जितना द्रव साइड में कर दिया कि ये मेरी जगह है, तू यहाँ से हट, जितना द्रव बाहर गिरा उसके भार के बराबर कमी होगी। जितनी कमी होगी इसका मतलब है कि उतना ही द्रव उस वस्तु ने साइड में कर दिया, उस वस्तु ने हटा दिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 6 किलो, दिख रहा है 6 किलोग्राम। ये जो पिंड था ये 6 किलोग्राम का था, ये जो पिंड था ये 6 किलोग्राम का था। लेकिन जब इसको पानी में डाला गया, ये देखो सारा पानी है ब्लू, जब इसको पानी में डाला गया तब यहाँ पे देखो कितनी रीडिंग बता रही है, 4 किलो। जो मापन की सुई है वो कहाँ पे अटकी है, 4 किलो पर। लेकिन यहाँ देखिए ये पिंड कितना है वास्तविक रूप से, 6 किलो। तो जब इसको यहाँ पे डुबोया गया इस पानी में 6 किलो की जगह, अब ये जो तुला है वजन मापने का, ये 4 किलो ही बता रहा है। ठीक है, तो आभासी कमी कितनी हुई, 6 किलो का पिंड था, आभासी कमी हुई 2 किलो की। और इसने जितना जल साइड में कर दिया, ये जल यहाँ रहा, और ये देखो यहाँ भी एक तुला लगा है जो वजन माप रहा है, और वजन की सुई कहाँ पर है, 2 किलो पर। यहाँ पे 2 किलो की कमी हुई और झट से यहाँ पे 2 किलो साइड में जल हो गया। जितनी कमी हुई उतना का उतना जल साइड में इकट्ठा हो गया, इससे बाहर गिर गया। समझ आ गया? तो आर्किमिडीज कितनी बड़ी बात बोली कि जब भी किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोएंगे तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी होगी, और यही आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, और अब तो आपको याद हो भी गई होगी कि 2-2 3-3 अपन एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ देखिए कि जितनी कमी होगी उतना ही द्रव साइड में हो जाएगा, उतना ही द्रव वो वस्तु हटा देगी, उतने ही बाहर का द्रव वो वस्तु हटा देगी। राइट, उतने ही बाहर का द्रव वस्तु हटा देगी।
इससे पहले ये चीज देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल उदाहरण, समुद्र में नावों का तैरना, समुद्रों में नावों का तैरना किसके कारण पॉसिबल है, किस सिद्धांत के कारण पॉसिबल है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि जब वो नाव पानी में उतरेगा, जब वो नाव पानी में उतरेगा तो जितना भार में उसकी कमी होगी, जितनी नाव के भार में कमी आएगी उतना वो जल वो अपने नीचे से हटा देगा। जैसे ही नाव पानी में उतरी, ये यहाँ पे पानी है, जैसे ही नाव पानी में उतरी इसके भार में जो कमी आएगी उतना ही जल ये यहाँ से साइड कर देगी कि अब मैं आ गई हूँ, नाव बोल रही मैं आ गई हूँ, तो जितना मेरी कमी आएगी ना, जितने भार में मेरी कमी आएगी उतना जल मैं हटाऊंगी। तो उतना का उतना जल इसने चारों तरफ हटा दिया और अपनी एक जगह समुद्र में स्थापित कर ली, राइट। और ये भार में कमी क्यों आई, ये भार में कमी क्यों आई, कमी तो आई लेकिन ये कमी क्यों आई, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि नीचे से एक पानी के अंदर से एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर। कौन सा फोर्स है? बायोन्सी फोर्स, बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल। ये कमी उत्प्लावन बल के कारण आई, लेकिन ये कमी कितनी है? जितनी उस वस्तु ने द्रव हटा दिया है, जितना उस वस्तु ने द्रव को साइड में कर दिया है, राइट। आगे बढ़े, आगे है दाब, प्रेशर। दाब वर्ड तो सबने सुना है, दाब से ज्यादा सुना है प्रेशर। एग्जाम का प्रेशर, हर किसी का प्रेशर, मुझे तो एक ही प्रेशर याद है एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम क्या, सॉरी, प्रेशर, दाब। दाब क्या है कि किसी भी क्षेत्रफल, कोई एरिया है, कोई भी क्षेत्रफल हो सकता है, कहीं भी क्षेत्रफल, हर वस्तु का अपना एक क्षेत्रफल है, ठीक है। इस पेन का अपना एक क्षेत्रफल है, मेरे हाथ का एक क्षेत्रफल है, ये बोर्ड का एक क्षेत्रफल है, कोई भी क्षेत्रफल मान लो, आप जिस फोन में देख रहे हैं उस फोन का भी, फोन की स्क्रीन भी एक क्षेत्रफल है, हर कोई चीज क्षेत्रफल है। तो उस क्षेत्रफल पर लंबवत रूप से अगर कोई बल लगेगा, लंबवत रूप यानी 90 डिग्री के कोण से आप उस पर कोई बल लगाएंगे तो उस बल को कहते हैं दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। जैसे ये जो ये कलरफुल आपको दिया हुआ है, ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये जो ऊपर से लग रहा है ये बल है, ये क्षेत्रफल है, ये वाला ये क्षेत्रफल है, और इसके ऊपर एक लंबवत रूप से बल लग रहा है। तो इस पॉइंट पर जहां पर बल लग रहा है वहां पर दाब उत्पन्न होगा, वहां पर जो भौतिक राशि उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? दाब उत्पन्न होगी। तो लिखा भी है एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। एकांक क्षेत्रफल, मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि जब भी एकांक के साथ कोई वर्ड मैच होगा, जब एकांक के साथ कोई वर्ड जोड़ा जाएगा तो वो नीचे आएगा। एकांक क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल नीचे, क्षेत्रफल नीचे, और एकांक क्षेत्रफल पर क्या लग रहा है? बल। तो बल सर्वे सर्वा ऊपर, किसकी परिभाषा है? दाब की। फॉर्मूला निकल गया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल को बोलते हैं एफ, फोर्स, क्षेत्रफल को बोलते हैं ए, एरिया। देखो ये एरिया था, ये बल लग रहा है, और यहाँ पर फॉर्मूला दिया भी है, P प्रेशर इक्वल टू F बटा ए, F बटा ए। हमने उसकी परिभाषा से ही उसका सूत्र निकाल दिया। परिभाषा से हमें ये पता चल गया कि बल बटा क्षेत्रफल, और बल को बोलते हैं F, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, एरिया का ए लिख दिया, और ये फॉर्मूला हमने पहले से प्राप्त कर लिया। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक पास्कल, पास्कल दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल, ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल। और जो हमारे चारों ओर के वातावरण के दाब को मापते हैं वो पास्कल में नहीं नापते, वो मापते हैं वायुमंडलीय दाब, वो मापते हैं वायुमंडलीय दाब। जो हमारे चारों ओर का वातावरण में जो दाब है उसको वायुमंडलीय दाब की सहायता से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीएम।
और 1 ATM मतलब 1 बार। जब चीज मात्रक पढ़ते हैं तो ये भी साथ में पढ़ते हैं। वायुमंडल का दाब का मात्रक बार, और 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। कितना? 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल। लेकिन बड़े पैमाने पर जब दाब नापा जाएगा, हमारे जैसे वातावरण का नापते हैं, हमारे चारों ओर के वातावरण का जब दाब नापते हैं तो 1 वायुमंडलीय दाब के गुणनफल में नापते हैं, इसको कंपेयर करके नापते हैं। तो 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार, और 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। राइट, आगे बढ़े। दाब समझ आ गया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जैसे ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड पे बल लगा रहा हूँ, ये बोर्ड का पूरा क्षेत्रफल है और मैं इस पर ये बल लगा रहा हूँ, तो जहाँ पे बल लगा रहा हूँ वहाँ पर दाब उत्पन्न होगा। राइट, और एक और चीज, जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही दाब ज़्यादा लगेगा। जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही दाब ज़्यादा लगेगा। जैसे एक मैं पूरे इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊं, कितना भी लगा दूं ये बोर्ड नहीं गिरेगा, लेकिन एक ये है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, एक इस पर बल लगाऊं, ये देखो मुड़ रही है, और हो सकता है मैंने इसको पकड़ा नहीं रखा होगा तो नीचे गिर भी जाती। राइट, तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा दाब उतना कम लगेगा, और जितना कम क्षेत्रफल होगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि बल तो वही लग रहा है, बल को मेंटेन करना है। बड़ा क्षेत्रफल होगा तो बल को मेंटेन ज़्यादा रख पाएगा, इसकी वजह से दाब कम होगा। लेकिन छोटा क्षेत्रफल होगा तो बल को तो मेंटेन रखना है, संतुलित रखना है, तो दाब ज़्यादा उत्पन्न होगा। राइट, आगे बढ़े। आगे है घनत्व। घनत्व है कि एकांक आयतन, देखो फिर से एकांक आ गया, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। घनत्व का सीधा, घनत्व को ज़्यादा नहीं समझना है, घनत्व का जितना क्वेश्चन आता है हम उतना ही समझना है। घनत्व बराबर एकांक आयतन बोला है तो एकांक के साथ आयतन लिखा, तो आयतन नीचे, और क्या उपस्थित है? द्रव्यमान। एकांक आयतन में द्रव्यमान, तो ये हो गया घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये हो गया सूत्र। सूत्र क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को लिखते हैं m से और आयतन को लिखते हैं कैपिटल V से, और घनत्व को लिखते हैं D, डेंसिटी। D बराबर m बटा V, या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। राइट, तीसरा है तैराकी पर घनत्व का प्रभाव। कोई चीज समुद्र में तैर रही है, कोई चीज पानी में तैरती है। हमारे बचपन में 9-10 में क्वेश्चन आते थे कि एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर जाता है, एक कागज की जो जहाज बनाते हैं वो पानी में तैर जाती है, लेकिन सिक्का पानी में गिर जाता है। उसमें कोई लोहे की कील डालते हैं, पानी में गिर जाती है, पानी में डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबता। ठीक है, वो सवाल आते तो वो सवाल डिस्कस कर रहे हैं कि तैराकी पर घनत्व का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ होगी, और घनत्व कम होगा तो क्या चीज़ होगी। घनत्व कम या ज़्यादा किस मुकाबले कह रहे हैं? घनत्व कम या ज़्यादा इस मुकाबले कह रहे हैं कि वो कौन से द्रव में उपस्थित है। अगर वो जल में उपस्थित है तो जल के मुकाबले उस वस्तु का भार, उस वस्तु का घनत्व कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो तैराकी व घनत्व का प्रभाव। अगर कोई वस्तु डूब जाती है, डूबती तभी है वो जब वो एकदम ज़्यादा में आ जाती है कि मैं ही हूँ इस समुद्र पर, इस जल पर मैं ही राज करूँगा, तो वो ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा का मतलब है कि अगर उसका घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा ही हवा में आ गई कि मैं ही हूँ बस, तो समुद्र उसको कभी माफ़ नहीं करता, पानी उसको कभी माफ़ नहीं करती, तो वस्तु डूब जाती है। जिसका जो ज़्यादा हो जाता है ना हवा में, जिसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है वो वस्तु डूब जाती है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा, पानी के मुकाबले घनत्व ज़्यादा, पानी के मुकाबले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ।
पानी के मुकाबले। अगर कोई वस्तु पानी में डूब रही है इसका मतलब पानी के मुकाबले। अगर कोई वस्तु किसी और द्रव में, जैसे मरकरी में बहुत सारे द्रव होते हैं, जैसे कलर का एक डिब्बा होता है, कोई वस्तु उसमें डूब रही है तो उस द्रव की बात करेंगे। लेकिन कोई वस्तु अगर जल में डूब रही है तो जल के घनत्व की बात करेंगे। तो वस्तु कब डूबी? जब वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा हो गया, जब वो वस्तु जल से ज़्यादा ही हवा में आ गई कि मैं जल के ऊपर राज करूंगी, मैं जल से ज़्यादा हूं। तो जब ज़्यादा चीज़ होगी वो चीज़ डूब जाएगी। तो जब घनत्व ज़्यादा होगा तो चीज़ जल में डूब जाएगी, पानी में डूब जाएगी और सीधे कहाँ जाएगी? तलहटी में। जब डूबेगी तो तलहटी में जाएगी, और कहाँ जाएगी? दूसरा है वस्तु का तैरना। जो बेचारा कम होगा, एकदम नॉर्मल स्वभाव का होगा, नॉर्मल नेचर का होगा कि कोई बात नहीं, जल मेरे को डुबोए तो डुबोए, तैराए तो तैराए, बहुत कम उसमें ईगो होगा, बहुत कम हवा में होगा, तो वो उसको जल उसको इनाम देती है। और इनाम के तौर पर क्या करती है? उसको डूबने नहीं देती है, उसको बस जल के ऊपर तैरने देती है। तो जिसका घनत्व कम वो वस्तु जल के ऊपर तैरेगी। अगर कागज के बने हुए जहाज को पानी के ऊपर रख दें तो उस कागज का घनत्व जल के घनत्व के मुकाबले बहुत कम है, तो कागज का घनत्व कम है, इसकी वजह से वो जल पर तैरेगी। लेकिन अगर कोई लोहे की किल है, अगर पानी में गिरा दिया जाए तो लोहे की किल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा वो सीधे जाएगी पानी के अंदर और डूब जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये क्वेश्चन आते हैं सीधे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या, वस्तु का डूबना, अगर कोई वस्तु डूब जाती है, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अगर कोई वस्तु डूब रही है तो उसका घनत्व जल के मुकाबले होगा अधिक, कम, स्थिर, या फोर्थ ऑप्शन कोई भी दे देगा। तो अपने का तो सिर्फ एक ही काम का है, अगर वस्तु का डूब गई है तो घनत्व ज़्यादा, अगर वस्तु तैर रही है तो जल के मुकाबले उसका घनत्व कम, जल की अपेक्षा घनत्व कम। राइट, ये चीज़ समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नंबर दिलवा के जाएगी ये चीज़। अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं तो आपको नंबर मिलना कंपलसरी है। अगर ये सवाल आ गया तो ये इसमें नंबर कोई भी नहीं काट सकता। दुनिया की कोई ताकत, अगर आप सही करते हैं, वस्तु का डूबना लिखा है और आपने आंसर किया है कि वो वस्तु इसलिए डूबी क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा था, तो दुनिया की कोई ताकत आपके नंबर नहीं काट सकती। राइट, आगे बढ़े। आगे जो टॉपिक है वो अणुगति सिद्धांत। अणु भी तो पदार्थ है, हमने सबकी बात की, जल की बात की, हर एक चीज़ की बात कर ली। जहाज़ क्यों तैरता है, सिक्का क्यों डूबता है, कागज़ का जहाज पानी के ऊपर क्यों चलता है, सबकी बात कर ली। अब अणु की बात की भी करेंगे, अणुगति सिद्धांत क्या है इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत क्या कहता है कि गैस के अणु किसी पात्र में अगर गैस को भर दिया जाए किसी पात्र में, तो गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे कि पास वाला गति करेगा तो मैं गति करूंगा, या पास वाला रुका हुआ है तो मैं रुका हुआ हूँगा। कोई भी किसी का वेट नहीं करता है, सब अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, सब स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता, कोई किसी के अंदर वेट नहीं करता, कोई किसी के आने का जाने का वेट नहीं करता। मस्त मौला है, सारे गैस के अणु स्वतंत्र रूप से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। गैस के वो वाली बात है, गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, कोई किसी का वेट नहीं करता। गैस के अणु लगातार पात्रों की दीवारों से टकराते हैं और जहाँ पर टकराते हैं वहाँ पर एक दाब उत्पन्न होता है और इसे ही गैसीय दाब बोलते हैं। राइट, ये कैसे, ये समझते हैं। देखिए ऐसे, कैसे कि ये पात्र है, ये पात्र है, ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यानी गैस का अणु। ठीक है, ब्लैक ब्लैक, काला काला, ये गैस का एक अणु है। समझाने के लिए एक ही अणु लिया है, वरना ऐसे बहुत सारे अणु हो सकते हैं यहाँ पर। राइट, लेकिन आसानी से समझ जाए आप, इसीलिए सिर्फ एक ही अणु। ये अणु किसी और की कोई परवाह नहीं करता, स्वतंत्र रूप से गति करता है। जब इसको इधर जाना होगा इधर जाएगा, इधर जाना होगा इधर जाएगा, इधर जाना होगा इधर जाएगा, किसी भी दिशा में जा सकता है ये। राइट, मिट गया, वापस से बनाना पड़ेगा।
ये गैस का अणु स्वतंत्र रूप से गति करता है। पहली लाइन क्लियर होगी, गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। दूसरी बात है कि जब ये किसी दीवार से टकराएंगे, किसी पात्र की दीवार से टकराएंगे, तो देखो इस पात्र का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, और ये जब टकराएंगे तो एक बल लगाएंगे। जैसे ये पात्र की दीवार है और ये कोई गैस का पार्टिकल है, जैसे ही यहाँ से टकराएगा, यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल है, ये वाला कुछ क्षेत्रफल है, और जैसे ही ये कोई गैस का अणु इस पात्र से टकराएगा इस तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर एक बल लगाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब एकांक क्षेत्रफल पर जब बल लगता है तो वहाँ एक दाब उत्पन्न होता है, और ये दाब किसके कारण उत्पन्न हुआ? ये गैस के अणु के कारण उत्पन्न हुआ, और गैस के अणु के कारण उत्पन्न हुआ तो इसी दाब को गैसीय दाब कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि गैस के अणु स्वतंत्र गति करते हुए जब पात्र की दीवार के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर एक दाब उत्पन्न करते हैं, और ये दाब गैसीय दाब कहलाता है। गैसीय दाब क्यों? क्योंकि ये गैस के अणुओं के द्वारा उत्पन्न किया गया है। राइट, यहाँ पर एक दाब उत्पन्न होगा जिसको बोलते हैं गैसीय दाब, गैसीय दाब। राइट, ठीक है, और ये स्वतंत्र गति, स्वतंत्र गति। राइट, समझ गए? ये दोनों स्टेटमेंट स्वतंत्र गति करते हैं और गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं, जिससे पात्र की दीवारों पर एक दाब बढ़ता है, जिसे ही गैसीय दाब कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिक्विड है, ये द्रव हैं। द्रव के अणु देखो एक दूसरे से एकदम व्यवस्थित हैं, एक दूसरे से एकदम व्यवस्थित हैं, स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये यहाँ जाएगा तो इससे टकराएगा और ये एक दूसरे को गति करने ही नहीं देंगे। लेकिन ये गैस है, किसी की परवाह नहीं है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। राइट, आगे बढ़े। तीसरी स्टेटमेंट है कि गैस के अणुओं में आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है, तो आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होगा तभी तो वह स्वतंत्र रूप से गति कर पाएंगे। अगर कोई चीज है, कोई इंसान है, उस इंसान के मन में किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है, न किसी से कोई नफरत है, न किसी से कोई मोह है कि आकर्षण है, न किसी की ओर अट्रैक्ट है, वो बस अपनी धुन में रहता है, न किसी से कोई झगड़ा है, न किसी से कोई प्यार है, न कोई आकर्षण है, कोई नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से गति करेगा, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिएगा। और स्वतंत्र रूप से जब अणु गति कर रहे हैं तो ना उसमें आकर्षण होगा, न प्रतिकर्षण होगा। सिंपल सी बात है, न किसी और अणु से कोई मोह है और ना किसी और अणु से कोई झगड़ा है, किसी का वेट नहीं, जिससे अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी की ओर अट्रैक्ट भी नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से गति करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। उसकी गतिज बढ़ने का मतलब है कि उस पात्र में वो बहुत तेजी से गति करेगा, बहुत तेजी से गति करेगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो किसी को अट्रैक्ट हो रहा है कि भाई उसकी तरफ आएगा और उसे चिपक जाएगा, और न ऐसे है कि ये अणु पास आएगा तो यहाँ गैस का अणु वो दूर भाग जाएगा। नहीं, अगर ये आएंगे टकराएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर ऐसे टकराएंगे, फिर उधर चले जाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि जब अणु एक जगह रुकेंगे ही नहीं। हमने जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जानना था कि स्थितिज ऊर्जा एक जगह जब कोई वस्तु रुकती है तो उसके कारण उत्पन्न होती है, और जब गैस के अणु तो स्वतंत्र गति कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा भी इतनी बढ़ गई है कि वो फटाफट से गति कर रहे हैं, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है। तो जब गैस के अणु एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या काम करेगी वहाँ? तो उसको शून्य होना ही है, बिल्कुल होना है, और गतिज ऊर्जा बढ़नी है। और ये लाइन देखिए, बहुत मज़ेदार लाइन है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। गैस के अणु क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, इंसान ले लो, जानवर ले लो, जब उसको तवे पर बिठा दे तो गति करता है, बैठा थोड़ी रहता तवे पर, एकदम से गति करता है, उछल जाता है। गोलमाल मूवी में जब उसको बिठाते हैं ना, गोलमाल मूवी देखी होगी अजय देवगन वाली, जब उसको वो झगड़ा कर रहे होते हैं और उसको एक वो पाव भाजी बनाने वाली प्लेट होती है, तवा होता है बड़ा वाला, उसको एक वो जो गूंगा होता है ए ओ करता है, उसको एकदम से ऊपर उठा के तवे पर बिठाते हैं तो उसका जो पाकिस्तान है वो जल जाता, जवाब दे, वो अचानक वहाँ से उछल जाता है। तो ये तो बेचारे अणु हैं, जब इंसान ही उछल रहा है गर्म चीज़ के ताप के कारण,
तो ये तो गैस के अणु हैं। गैस के अणु गतिज ऊर्जा मतलब भागने की ऊर्जा, कितनी स्पीड से भागेंगे, जितनी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उतनी तेजी से गति करेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी फटाफट गति करेंगे। कोई अणु ऐसे गति कर रहा था धीरे धीरे, ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया फटाफट गति करेगा, ठीक है। तो जब ताप बढ़ाएंगे तब गैस के अणु गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ये यहाँ पे दिखा दिया है समानुपाती का निशान। समानुपाती मतलब क्या, ई के यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का के लिखा है, ई का मतलब एनर्जी ऑफ काइनेटेशन यानी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के। कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम कर देंगे तब अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है, गैस की टंकी देखी घर पे, गैस की टंकी जब सर्दियों में कभी कभी ये तक नौबत आ जाती है कि गैस जलता ही नहीं है, टंकी भरी होती है लेकिन गैस नहीं जलता है। तो क्या करते हैं अपन, एक बड़ी सी तपेली में पानी गर्म करते हैं और उस तपेली के अंदर टंकी को रखते हैं। क्यों, क्योंकि उस पानी के कारण जो ताप टंकी को लगेगा तो उसमें जो गैस वो जम गई है। जमने का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा कम हो गई है, टेम्परेचर कम हो गया था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। और जब गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम हो गई तो गैस के अणुओं ने, उस टंकी में जो गैस भरी थी उसके अणुओं ने गति करना ही बंद कर दिया। और गति करना बंद कर दिया तो वो आपस में जाकर सब बैठ गए। गैस बोलते हैं अपन डेली लाइफ में कि गैस जम गई है। अब गैस को जमने के लिए उसको एक तपेली में पानी गर्म करते हैं भगोले में और उसके अंदर टंकी को रखते हैं, तब जाकर वो गैस वापस उसमें तब भगोले के अंदर रखते हैं गर्म पानी में। गर्म पानी क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है तो वापस गतिज ऊर्जा, उसके अंदर गैस के अणु है उसकी गतिज ऊर्जा वापस बढ़ेगी और जो जमी हुई गैस है वापस विसरित होने लगेगी, वापस फैलने लगेगी उस पूरे। और जब गैस फैलेगी तभी वो टंकी में जो रेगुलेटर लगा है उससे जो नली लगी है वो गैस फैलेगी तो उस रेगुलेटर से होकर, नली से होकर हमारे गैस के चूल्हे तक पहुंचेगी और तभी तो चूल्हा जलेगा। जब गैस पहुंचेगी नहीं तो चूल्हा कैसे जलेगा, राइट। ये बात समझ आ गई। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही अणु गति करेंगे, अणु की गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। आगे बढ़े। अब थ्योरी वाला सारा पार्ट हमने कर लिया है। अब उस पर हम करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन कि एग्जाम में हमने जितना पढ़ लिया है लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किस वे में, किस पैटर्न में कोई सवाल पूछा जाएगा, राइट। अब पैटर्न देखिए, पैटर्न यह है कि जब आप एक कोयल स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं, आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या करती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है, क्या मसला होता है यहाँ पर। आपको स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग में लेने के बाद उसको कोई टाइट स्प्रिंग मत लीजिए ताकि आप इसको बल लगाएं और वो सिकुड़े ही नहीं, संपीड़ित ही नहीं हो, एक इसे इकट्ठा ही नहीं हो, ऐसा मत लीजिए। कोई छोटा सा स्प्रिंग लीजिए, पेन की नली में स्प्रिंग आता है ना, वो लीजिए ताकि आप उसको ऐसे इजीली पकड़ सकें और ऐसे ऐसे दबा सकें, राइट। उसको लीजिए और उसको एक इकट्ठा कीजिए, बिल्कुल दोनों तरफ से उसको बाहर लगाएंगे तो वो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसा मत कीजिए कि आपके पास स्पाइरल कॉपी है, उसका स्प्रिंग आपने निकाल दिया और आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप पेन का स्प्रिंग लीजिए ना, पूरी कॉपी को बिखरने की क्या जरूरत है। छोटा सा स्प्रिंग लीजिए और फिर वो जो स्प्रिंग लिया उसको ऐसे दबाइए, वो एकदम जब इकट्ठा हो जाएगा, जब जगह बीच में बिल्कुल नहीं रहेगी, तब की बात कर रहा है ये। आपने कॉइल स्प्रिंग को संपीड़ित कर लिया, बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर लिया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, अब वो देखो एकदम इकट्ठा हो गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या शून्य या चेंज नहीं होगी, क्या होगा। अब स्प्रिंग को छोड़ दीजिए तो उसमें एकदम से गति आ जाएगी, छोड़ने के बाद गति आ रही है, इसका मतलब छोड़ने से पहले वो उसमें गतिज ऊर्जा शून्य थी, छोड़ने के बाद उसमें गतिज ऊर्जा आई है, छोड़ने से पहले उसमें गतिज ऊर्जा शून्य थी, और गतिज ऊर्जा शून्य है इसका मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे का विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु स्थिर होती है
तब स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और गतिज ऊर्जा बहुत कम। और अगर कोई वस्तु बहुत स्पीड से भाग रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है लेकिन स्थितिज ऊर्जा बहुत कम है। अब ये हमने जब इकट्ठा कर लिया तो ये कहीं नहीं भाग रहा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने जैसे इसको छोड़ दिया, एकदम से गति कर गया, तो उसमें बाद में गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई और जो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी वो शून्य हो गई। राइट, तो स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी, बढ़ेगी और स्प्रिंग को वापस प्रसारित करेंगे, वापस फैलाएंगे, तब स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। राइट, दूसरा क्वेश्चन है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोल होती है, किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। ठीक है, ये जल की बूंद है, ये जल की बूंद जब गिर रही है तो किसके कारण ये गोल है। मैंने आपको कहा था कि जल के अणुओं का में एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अणुओं को ऐसे सिकोड़ के रखती है, और कोई भी वस्तु जब सिकोड़ेंगे तब सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसको गोल तरीके से सिकोड़ा जाए। गोल तरीके से मतलब आप एग्जाम्पल देखिए, आप एक हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और आपको पता ही नहीं घर से कोई आ रहा है। आप हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज़ हॉस्टल, तो देखो इतना ऐसा रूम अव्यवस्थित रहता है, कपड़े इधर पड़े हैं, पढ़ने के टेबल पर कपड़े पड़े हैं, प्रेस वहीं पड़ी है, किताबें भी वहीं पड़ी है, सारे एक साथ पड़े हैं। आपका डोरबेल बजा, जैसे ही आपने गेट खोला आपने देखा ओ पापा मम्मी आ गए, पापा मम्मी एक मिनट, दरवाज़ा बंद किया, फटाफट से वहाँ से कपड़े को उठाए और उसको ऐसे गोल किया और जो आपके बेड होता है उसके नीचे। तो आपने क्या किया, अनजाने में भी आपने क्या किया, उस चीज़ को पृष्ठ तनावित कर दिया, आपने पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल दे दिया, उस चीज़ को गोल कर दिया। इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चीज़ को न्यूनतम क्षेत्रफल में स्टोर करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन है कि उसको गोल कर दिया जाए। और जल के अणुओं में तो ये प्रवृत्ति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है कि वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाहेंगे, और जब क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो बूंद है वो गोल होती जाएगी। ठीक है, इस बूंद गोल होती जाएगी। तो इसका आंसर तो मिल गया कि किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल होती हैं। और इसी पृष्ठ तनाव के कारण एक तो आप बाल्टी से पानी भर के नहाते हैं और एक आप शॉवर से नहाते हैं। शॉवर मतलब जो वॉशरूम में लगा होता है ना फंवारा, वो उससे जो एक अलग अलग बूंद आती है, बहुत सारे छेद होते हैं उसमें, हर एक से अलग अलग छेद से अलग अलग बूंद आती है, तो उसमें ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। पानी से, बाल्टी में पानी लेके आप मग्गे से नहाएंगे या फिर आप शॉवर से नहाएंगे, फंवारे से नहाएंगे, तो आपको हल्का सा फ़र्क दिखेगा। शॉवर फंवारे वाला पानी आपको थोड़ा ठंडा लगेगा, और वो जो बाल्टी में एक साथ पानी भरा पड़ा है, एक एक बूंद नहीं है, उसमें सारा पानी भरा पड़ा है, वो थोड़ा आपको फंवारे के मुकाबले हल्का सा गर्म लगेगा। वो इसी कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण जो इसकी ऊर्जा है वो कम हो जाती है और इसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग बूंदों के कारण घट जाता है। जब फंवारे से जब बूंद निकलती है ना तो बूंद सब अलग हो जाती है। पहले ये सब बूंदें एक साथ जुड़ी हुई थी, फिर वो सारी बूंद अलग अलग एक साथ थी, वो अलग अलग हो गई, और अलग अलग होने के कारण वो टेम्परेचर घट जाता है, और टेम्परेचर घटता है तो आपको पता ही है कि ठंडक महसूस होती है, ठंडक फील होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तो तैरता है। कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा। जब पानी से भरे बीकर में एक कॉर्क यानी लकड़ी के टुकड़े को और एक कील को, लोहे की कील को रखा जाता है तो लकड़ी का टुकड़ा तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? अभी हमने डूबने और तैरने वाले सिद्धांत को पढ़ा। घनत्व के आधारित जो सिद्धांत था, जिसका घनत्व ज़्यादा वो चीज़ डूब जाएगी, जिसका घनत्व कम वो चीज़ तैर जाएगी, उसकी नैया पार लग जाएगी जिसका घनत्व कम होगा। ऑप्शन ए देखिए, कारण क्या, 4 इसमें कारण बताएं, हमें सही सिलेक्ट करना है, हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। तैर कौन रहा है? कॉर्क। तो कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। नहीं 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 नहीं, कॉर्क बेचारा तैर रहा है, और जब तैर रहा है उसका तो घनत्व ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो तो डूबना चाहिए, लेकिन यहाँ बताया कॉर्क तैरता है, तो कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं कम, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है, कील का घनत्व
पानी के घनत्व से अधिक है कील का घनत्व, क्योंकि कील डूब रही है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, तो सही है। कील ज़्यादा ही उछल रही थी तो घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, डूब गई। तीसरा है कील का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो तैरने में कोई सहयोग नहीं देता, द्रव्यमान ज़्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉर्क का द्रव्यमान, कील के द्रव्यमान, फिर भी द्रव्यमान का कोई योगदान नहीं है किसी वस्तु के तैरने में, तो द्रव्यमान वाले तो यही कट गए दो ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है कॉर्क का घनत्व पानी घनत्व से नहीं, कॉर्क का घनत्व कम है तभी तो वो तैर रहा है पानी पर, और कील का घनत्व ज़्यादा है इसीलिए वो डूब गई। तो इसमें बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया बल क्या कहलाता है। ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको कितनी बार ऐसे करके समझाया है कि ये कोई वस्तु है, ये पानी में गिर गई तो नीचे से ऊपर कर एक बल लगाएगा पानी, उस बल को क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल। तो कौन सा हो गया, सी आंसर। कहाँ घर्षण, कहाँ घनत्व, कोई मतलब नहीं है। कहाँ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण तो उल्टा पानी नीचे की ओर खींचता है, ऊपर की ओर क्यों बल लगाएगा, ये तो उल्टा और नीचे की ओर खींचता है। इसमें आंसर क्या है, ये। पांचवा, किस सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, किस सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। गति का तीसरा नियम कहाँ से आ गया, गति के तीसरे नियम के आधार पर नहीं तैरती है। फैराडे का नियम, फैराडे के नियम तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित उसने फैराडे ने नियम दिए थे, विद्युत क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स का इसने खोज की थी, विद्युत फ्लक्स की खोज की थी फैराडे ने, ठीक है। तीसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, एकदम राइट है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर बड़ी वस्तुएं पानी में तैरती हैं। ओम का नियम, ओम का नियम तो लाइट से रिलेटेड है, यहाँ तो वस्तुएं पानी में तैरती हैं, हमें जहाज को पानी में तैराना है, उसकी नैया डूबने नहीं देनी है, वहाँ लाइट का क्या काम, तो ओम का नियम गलत हो गया। कौन सा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वही है उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल उत्क्षेप बल होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है, देखिए यदि कोई वस्तु तैरती है, यहाँ पे कोई वस्तु तैर रही है और यहाँ से कोई नीचे से कोई बल लग रहा है, तो ये बल कितना होगा, वस्तु के भार से कम, 0, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक। देखिए 0 तो नहीं होगा, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बल तो लग रहा है ना भाई। कोई वस्तु पानी में अपन डाल दें तो कोई ना कोई फोर्स तो उत्प्लावन बल तो लगाएगा, वो तो 100% बात है कि पानी उत्प्लावन बल तो लगाएगा। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर वस्तु पानी में गिरी है इसका मतलब पानी ने उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाया है, 0 तो होगा नहीं। वस्तु के भार से अधिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, अधिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर पानी ने वस्तु के भार से ज़्यादा ही बल लगा दिया तो वस्तु तो पानी से ऊपर ही उठ जाएगी। पानी की सतह यहाँ पर है और वस्तु देख रहे हैं यहाँ पर है, कोई कांटेक्ट ही नहीं वस्तु और पानी का, ठीक है। तो अधिक भी नहीं होगा, यहाँ तो हो सकता है कम हो या हो सकता है भार के बराबर हो। अब देखिए वस्तु के भार से अगर कम है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। जैसे ये 20 किलो का है, ये वस्तु 20 किलो की है और यहाँ ये लगा रहा है 3-4 किलो का बल ऊपर की ओर, तो 16 किलो तो पानी में है ना, तो 16 किलो तो वो डूबे गई, ठीक है। तो अगर वस्तु तैर रही है इसका मतलब है कि जितना इसका भार है पानी भी उसके बराबर उसकी ऊपर की ओर बल लगा रहा है। यदि कोई 20 किलोग्राम की वस्तु है तो पानी के अंदर से भी 20 किलोग्राम का बल ऊपर की ओर लगता है, यदि वो वस्तु तैर रही है तो, राइट। वस्तु तैरती है तो वस्तु के भार के बराबर, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, वस्तु तैरती है तो वस्तु के भार के बराबर बल ऊपर की ओर लगता है, इसलिए वस्तु तैरती है, राइट। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु डूबती है
तो जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्सेक बल। बिल्कुल उल्टा फिर सवाल आ गया, पहले था वस्तु तैरती है, अब है वस्तु डूबती है। डूबती है तो क्या, शून्य तो होने से रहा, भार के अधिक से भी नहीं होगा, ये तो किसी कंडीशन में होंगे ही नहीं, ये इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वस्तु के भार से अधिक कभी भी बल नहीं लगेगा, शून्य भी कभी नहीं लगेगा। कुछ न कुछ वस्तु डाला है द्रव में, तो द्रव कुछ न कुछ उत्प्लावन बल क्रिएट करेगा, उत्पन्न करेगा ही। तो या तो बराबर या कम। अगर बराबर होता तो वस्तु डूबती नहीं दोस्त, अगर बराबर लगता तो वस्तु डूबती नहीं, तो बराबर तो लगा ही नहीं, वस्तु डूब गई है, इसका मतलब है भार से कम ही बल लगा है ऊपर की ओर। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। दाब जब मैं पढ़ा रहा था, दाब हम सीख रहे थे, तब मैंने बोला था कि जितना क्षेत्रफल ज़्यादा उतना दाब कम लगेगा, और जितना क्षेत्रफल कम उतना दाब ज़्यादा, और जितना क्षेत्रफल ज़्यादा दाब उतना कम। ठीक है। क्यों बोले सर, क्यों ऐसा क्यों? आपने फॉर्मूला पढ़ा F/A, द्रव का फॉर्मूला, दाब का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? F/A। तो बल जितना बढ़ाएंगे दाब भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती है। ऊपर की चीज़ बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, और अगर नीचे की चीज़ बढ़ाएंगे, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, ये चीज़ ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, किसी वस्तु पर माना कि बल लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन बल लग रहा है, और एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, तो दाब कितना आएगा? 2 पास्कल। ठीक है, 10 न्यूटन 5 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, दाब कितना आया? 2 मीटर स्क्वायर। अब उसी 5 मीटर स्क्वायर पर बल बढ़ा दो, बल बढ़ा दिया, बल 10 से 15 कर दिया, बल 10 से 15 कर दिया, तो अब कितना आया? अब दाब देखो अपने आप बढ़ गया, कितना आया? 3 पास्कल। जबकि अब दाब 15 रखो, और दाब 15 रखो, और नीचे का एरिया बढ़ा दो, क्षेत्रफल बढ़ा दो, क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर से कर दिया 10 मीटर स्क्वायर। अब दाब देखो, 3 था उसका आधा हो गया, 1.5 पास्कल, 1.5 पास्कल, 1.5 पास्कल। ठीक है, अब ये चीज समझ गए? रहने दो, कोई बात नहीं समझने के लिए। तो लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब बढ़ जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। क्षेत्रफल कम यानी दाब अधिक हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा? किसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा? सोच लीजिए, देख लीजिए। जो भी चीज़ पानी में डूब जाएगी उसका घनत्व अधिक होगा। जो भी चीज़ पानी में डूब रही है उसका घनत्व पानी से अधिक होगा। कॉर्क, लकड़ी का टुकड़ा पानी में नहीं डूबता है, इसका मतलब इसका घनत्व कम। बर्फ भी पानी में नहीं डूबता है, इसका मतलब इसका भी घनत्व पानी से कम। लोहे की कील पानी में डूब जाती है तो इसका घनत्व ज़्यादा। थर्मोकोल तो बहुत हल्का सा होता है तो पानी में डूबता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? घनत्व, इसका भी घनत्व कम। राइट, इसका भी घनत्व कम। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? किसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा? लोहे की कील का होगा, इसलिए लोहे की कील पानी में तैरेगी नहीं, डूब जाएगी सीधे। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? देखिए, जैसे स्टार्ट करते हैं तरल से। अगर कणों की गतिज ऊर्जा तरल में सबसे ज्यादा होती तो तरल के अणु एक दूसरे से बंध कर गति नहीं करते। बंध कर गति नहीं करने का मतलब, आपने किसी पात्र से, गिलास से पानी गिराया, एक एक बूंद कहीं ऐसे नहीं जाके गिरेगी। आपने पानी गिराया तो जहाँ तक हो सके वो एक साथ ही गति करते हैं। पानी गिरा और फिर वो जहाँ पे ढलान होगा उस तरफ सारा पानी एक साथ जाएगा। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा है
लेकिन कम है। गतिज ऊर्जा है तभी तो गति कर रहा है। अगर गतिज ऊर्जा होती नहीं सर तो गति कैसे करता पानी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठोस में तो बिल्कुल नहीं है, न के बराबर है। ठोस को कभी गति करते हुए देखा है? ये पेन है, ये पेन गति कर रही है? नहीं कर रही ना, क्योंकि ये ठोस है, इसके कण गति कर रहे हैं क्या? जब मैं इसको हिला रहा हूँ बाहर से और कोई बल दे रहा हूँ तब ये गति करती है, अपने आप गति नहीं करती है। जबकि द्रव के अणु और गैस के अणु अपने आप गति करते हैं, उनको किसी बाहर से बल लगाने की जरूरत नहीं है। आप गिलास से पानी गिरा दो, फिर सामने बैठ जाओ, उसको देखो, वो अपने आप गति करेगा, आपके बल की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। ठोस में तो गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है बहुत ज़्यादा। धातुएं भी ठोस का एक प्रकार है। कोई घर में बर्तन रखा है, बर्तन का अपने आप गति करता है क्या? बर्तन के कण अपने आप गति करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गैस के अणु सबसे ज़्यादा गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस। तो इसका आंसर ए क्या हो जाएगा? गैस, राइट। तो आज हमने पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ा। पदार्थ के गुण, उसके प्रत्यास्थता, उसके बाद दाब, घनत्व, पृष्ठ तनाव, केशिकात्व, और क्यों वस्तु पानी में तैरती है, क्यों वस्तु पानी में डूबती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, आर्किमिडीज ने किस तरीके से सिद्धांत किया, किस तरीके से अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट की, हमने सारे पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे आगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।